अक्सर कहा जाता है कि इंसानों की जिज्ञासा ही उन्हें मजबूर करती है इस यूनिवर्स के बारे में और ज्यादा जानने के लिए। क्या हमारा ब्रह्मांड इंसानों के अलावा खाली पड़ा है? क्या हमारी दुनिया के परे और भी दुनियाएं होंगी? मल्टीपल पैरेलल यूनिवर्सेस, अल्टरनेट डायमेंशंस, क्या ये सब भी एग्जिस्ट करते हैं? तो क्या होगा जब एक वैज्ञानिक ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने के लिए एक नितांत अकेले आइलैंड पर जाकर यूनिवर्स के स्पेस टाइम पर एक्सपेरिमेंट्स करने लगता है, लेकिन उसे अंदाजा तक न था कि हमारी दुनिया के परे उसे कुछ खतरनाक देखने को मिलेगा। अब वो क्या, सब कुछ चलिए शुरू से जानते हैं हमारी आज की नई साईफाई मिस्ट्री मूवी में। कहानी की शुरुआत अमेरिका के एक छोटे से टाउन से होती है, जो कि आम सिटी से बहुत दूर वीरान जंगलों में बसी एक छोटी सी जगह है। तो चारों ओर हर जगह नेचर से घिरे होने से अक्सर टाउन के लोग पास में नदी किनारे पिकनिक मनाने निकल जाते। अब आज भी इस प्राकृतिक सुंदरता के बीच कुछ लोग एंजॉय कर ही रहे थे कि उन्हें खाली बोट पानी से बहते हुए नजर आती है। जिज्ञासावश वे सभी उस खाली बोट को पकड़कर किनारे पर ले आए, ये देखने के लिए कि इसमें क्या होगा। सरप्राइजिंगली इस बोट के अंदर एक डिकम्पोज हो रही बॉडी पड़ी थी, जिसे कि देख हर कोई डर गया। अब जल्दी से इस इंसिडेंट की खबर पुलिस को भेजी गई, जिसके बाद इस टाउन का मेन चीफ ऑफिसर जॉन अपनी असिस्टेंट और फोरेंसिक एक्सपर्ट कोनी के साथ मिलकर नदी किनारे आकर उस बॉडी की जांच करने लगता है। अब बाकी की मेडिकल टीम ने उन्हें रिवील किया कि इस बॉडी में अजीब कारणों से कोई हड्डियां ही नहीं बची, मानो किसी ने इस आदमी को मारकर इसकी सारी बोन्स ही निकाल ली हो। इसमें तो अब सिर्फ स्किन और फ्लैश ही बचा था। ऑफिसर जॉन तो इसे देख बहुत हैरान हो गया, क्योंकि ऐसा कर पाना नियरली इम्पॉसिबल होता है। वे अब बॉडी को ऑटोप्सी के लिए अपने ऑफिस में ले आए, जहां जल्द ही एक स्पेशल ऑफिसर जेकब को भी इसी केस पर लगा दिया गया, क्योंकि ये बॉडी रेयर ऑफ रेयरेस्ट केसेस में आती है। अब जेकब और जॉन मिलकर उस बॉडी की जांच करने लगे कि कोई भला एक बॉडी से सारी बोन्स को कैसे निकाल सकता है। कि इसी बीच उन्हें पूरी बॉडी में सिर्फ एक इंसेक्ट ही मिला, जिसे कि जॉन एक जार में प्रिजर्व कर लेता है। उसने कोनी से इसे संभाल कर रखने को कहा, क्योंकि उन्हें उस पूरी बॉडी में सिर्फ ये एक ही क्लू मिला है। तो क्या पता उन्हें इस इंसेक्ट से ही मौत का राज पता चल सके। वहीं अब तक कोनी ने भी उस बॉडी की आइडेंटिटी ढूंढ निकाली, क्योंकि उसे उसी बोर्ड में आईडीज मिल गई थी। उसने बताया कि ये बॉडी एक कोल नाम के एक मशहूर साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट की है। हालांकि इस वैज्ञानिक की हिस्ट्री बहुत अजीब रही है। वो पहले एक बड़ी यूनिवर्सिटी में एक अच्छी पोस्ट पर काम किया करता था, लेकिन फिर उसने अचानक एक सीक्रेट रिसर्च के लिए अपनी जॉब और करियर सब कुछ छोड़ दिया, और वो सारी दुनिया से कटकर पास के एक सुनसान आइलैंड पर जाकर रहने लगा। वो आइलैंड जो कि बाकी दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ है, ज्यादातर लोग तो वहाँ कभी नहीं जाते। कोनी आगे बताना जारी रखती है कि उसने पता किया कैसे कोल नाम के इस साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा खोज निकाला था जो कि पूरी दुनिया में हड़कंप मचा देता, मगर फिर अब उन्हें उसकी बॉडी ही मिली है। तो कभी किसी को पता नहीं चलेगा कि कोल ने यूनिवर्स के बारे में ऐसा क्या डिस्कवर कर लिया था। अब ये सब जानने के बाद जॉन ने फैसला किया कि फिर तो वो खुद उस आइलैंड पर जाकर कोल के कैबिन में जाकर जांच करेगा कि वो वहाँ पर क्या एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। चूंकि उन्हें उस आइलैंड पर जाने के लिए बोट की जरूरत होगी, तो जॉन अब एक बोट ओनर मैग से मिलने जाता है, ताकि मैग अपनी बोट से उन्हें उस आइलैंड पर पहुंचा दे। दरअसल मैग कभी जॉन की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, मगर कुछ ही हफ्तों पहले दोनों में ब्रेकअप हो गया, जहां जॉन इस छोटे से टाउन को छोड़कर मेन शहर में जाना चाहता था, जबकि मैग को हमेशा नेचर के बीच रहना अच्छा लगता है। इसलिए दोनों में अनबन हो गई और मैग यहीं रुकेगी। अब जॉन ने पूछा कि मैग अपनी बोट से उन्हें उस सुनसान आइलैंड पर ले चले, क्योंकि उन्हें एक साइंटिस्ट कोल की बॉडी मिली है जो कि कभी उसी आइलैंड पर सीक्रेट रिसर्च किया करता था। अब मैग ने कहा कि कोल तो उसे भी याद है, क्योंकि जब वो पिछले साल उस आइलैंड पर जाने के लिए उनके टाउन में आया था, तो मैग ही उसे अपनी बोट से उस आइलैंड पर छोड़ने गई थी। वो पिछले 1 साल से उसी आइलैंड पर अकेला रहकर अपनी रिसर्च पूरी करता, जब तक कि अब 1 साल बाद उसकी बॉडी बहते हुए उनके टाउन तक नहीं आ गई। मैग ने आगे ये भी रिवील किया कि उस आइलैंड पर जाते हुए खुद कोल ने उसे बताया भी था कि कैसे उसकी बेटी कहीं मिसिंग हो चुकी है, जिसे कि उसके मिसिंग होने के बाद पुलिस फिर कभी नहीं ढूंढ पाई। कभी किसी को पता नहीं चला कि कोल की बेटी कहाँ चली गई। अब कोनी भी ये न्यूज जॉन को कंफर्म करती है कि कोल की बेटी के मिसिंग होने के बाद कोल अपनी पत्नी और जॉब को छोड़कर उस आइलैंड पर चला गया था। यानी कि इस खबर के बाद से तो कोल की मिस्ट्री और ज्यादा उलझ गई। वहीं मैग भी उन्हें उस आइलैंड पर ले जाने के लिए मान जाती है, जहाँ सुबह होते ही चीफ ऑफिसर जॉन और जेकब
जेकब दोनों मैग के साथ उसकी बोट पर उस आइलैंड पर मौजूद कोल के कैबिन में जाकर जांच करेंगे कि वो वहाँ पर क्या एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, जबकि कोनी यही उनसे संपर्क में रहकर जांच को आगे बढ़ाएगी। वैसे भी इस छोटे से टाउन में सिर्फ वे ही ऑफिसर्स थे, तो किसी एक को तो यहाँ रुकना ही पड़ेगा। अब जॉन, मैग और जेकब तीनों पहले अपनी गाड़ी से लंबा सफर तय करते हुए नदी किनारे पहुँच गए, जहाँ से वे एक बोट लेकर उस आइलैंड तक जाएंगे। वहीं जब वे जा भी रहे थे कि रास्ते में कोनी ने जॉन को फोन कर एक अजीब सी जानकारी दी। दरअसल जो इंसेक्ट उन्हें कोल की बॉडी से मरा हुआ मिला था, अब वो पूरे एक दिन बाद अचानक से ही अपने आप जीवित हो गया। जॉन ने ऑर्डर दिया कि कोनी से लैब में भेजकर टेस्टिंग करवाए कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब साथ में कोनी ये भी बताती है कि उसने कोल की मौत की खबर उसकी पत्नी लिंडा को दे दी थी, जो कि मेन शहर में रहती है, तो वो भी फ्लाइट पकड़कर यहीं आ रही होगी और शायद से वो उस आइलैंड पर भी जाएगी। अब तीनों आज पूरे दिन के लंबे सफर के बाद फाइनली उस आइलैंड पर पहुंच गए। वे मैप के सहारे जल्द ही कोल के कैबिन को भी ढूंढ निकालते हैं, जिसमें कि कोल अकेले रहकर पिछले 1 साल से रिसर्च कर रहा था। उन्होंने देखा कि ये कैबिन तो बहुत खराब हालत में है, तो वे आसपास घूमकर इसमें छानबीन करने लगती हैं कि कोई बाहर का जंगली जानवर अंदर न घुस गया हो। इसी बीच जॉन ने नोटिस भी किया कि वैसे तो अंदर सब कुछ बर्बाद पड़ा था, मगर इस कैबिन के अंदर का माहौल बाहर से बहुत अलग है। यहाँ का टेम्परेचर बाहर के मुकाबले कुछ ज्यादा ही गिर गया, जो कि काफी वियर्ड बात है। अक्सर घर के अंदर आने के बाद ठंड कम हो जाती है, मगर यहाँ ठीक इसका उल्टा हो रहा था। अब जॉन को आखिर में एक कमरा लॉक हुआ मिलता है, लेकिन अभी चूंकि रात हो रही थी तो वो सुबह इसकी छानबीन करने का सोचकर बाहर वापस लौट गया। वो मैग और जेकब से भी कहता है कि चूंकि अब रात हो चुकी है तो अभी के लिए वे सोने चले जाएंगे और वे सुबह उठकर अपनी जांच शुरू करेंगे। वहीं अब अजीब कारणों से उन्हें समय समय पर ऐसे जानवरों और पक्षियों की आवाजें सुनाई देती, जो कि उन्होंने आज से पहले कभी नहीं सुनी थी। मैग, जो कि अक्सर जंगलों में रहती है, उसने भी कंफर्मेशन दी कि ये सारी आवाजें इस केबिन के अंदर आने के बाद शुरू हुई हैं। बाहर ऐसा कुछ नहीं था। अब केबिन की लाइट को ऑन करने पर वो भी फ्लक्चुएट करने लगी, तो तीनों लाइट को फिक्स करने बेसमेंट में जाते हैं, जहाँ की उन्हें एक बहुत बड़ा पावर सोर्स मिला। तीनों ये देखकर हैरान रह गए, क्योंकि ऐसे बड़े पावर सोर्सेज बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में इस्तेमाल होते हैं। सो कोल इतने बड़े एनर्जी सोर्स का इस्तेमाल कहाँ कर रहा होगा। उन्होंने देखा कि इसकी वायर सीधे ऊपर जा रही थी। वे समझ गए कि इस सोर्स से जिस किसी भी मशीन को चालू किया गया होगा वो जरूर से ऊपर मौजूद है। उन्हें तभी याद भी आया कि कोल तो एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहा था, यानी कि वो एक ऐसी मशीन को बना रहा था जिसे कि ऑपरेट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब वे इसे देख ही रहे थे कि तभी उन्हें पास के कमरे का दरवाजा खुला हुआ मिला और वे अंदर जाकर ये देखकर हैरान रह गए कि इस कमरे के अंदर बहुत सी अजीब सी ड्राइंग्स बनी हुई थी, यानी कि ये कमरा जरूर से कोल का साइंटिफिक रिसर्च रूम रहा होगा। लेकिन यहाँ ड्राइंग्स में लोग इतने अजीब क्यों लग रहे थे। इतने स्ट्रेंज और वियर्ड चेहरे उन्होंने आज तक कभी नहीं देखे, मानो कि वे इस दुनिया से ही ना हो। उन्होंने यहाँ मौजूद साइंटिफिक पेपर्स में भी देखा कि इनमें किसी प्रकार का पोर्टल खोलने की इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी, जो कि हमारे यूनिवर्स के स्पेस टाइम को ऑल्टर कर सके। लेकिन वो साइंटिस्ट कोल अपने पोर्टल को कहाँ खोलना चाहता था। तीनों अभी सोच ही रहे थे कि तभी अचानक से एक इंसेक्ट ने आकर जेकब के चेहरे पर काट लिया, जिससे कि गुस्से में जेकब बाहर निकल जाता है। वहीं जॉन भी बाहर आकर अब कोनी को कॉल कर इस कैबिन में हुई सारी घटनाओं की रिपोर्ट देता है। इसी बीच जैसे ही वो बात करते हुए कैबिन के पास गया तो उसके फोन के सिग्नल्स ही चले गए और फोन कट गया। अब जेकब ने भी कहा कि जब से उसे उस इंसेक्ट ने काटा है तब से उसे कुछ अजीब लगने लगा, तो वो अभी सोने जा रहा है और वे उसे डिस्टर्ब न करें। जॉन अब अंदर आकर मैग से भी कहता है कि वो भी आराम कर ले, सुबह उठते ही वे काम शुरू कर देंगे। वहीं अब सोते हुए भी जेकब को अजीब लगने लगा। नींद तो दूसरी ओर इस वियर्ड से घर में जॉन और मैग को भी नहीं आई। तो मैग अब जॉन के रूम में आकर आज की रात उसके साथ रहने को कहती है। उसने बताया कि जब से वो इस घर में आई है उसे कभी नॉर्मल महसूस नहीं हुआ। वहीं उसे इसका रीजन भी नहीं पता। हालांकि दोनों के बीच ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका था, मगर अब फिर से एक साथ होने से वे एक दूसरे के करीब आ गए और इंटीमेट होने लगे। तभी कुछ देर बाद उन्हें बाहर से किसी के अंदर आने की आवाज आती है। दोनों जल्दी से कपड़े पहन देखने गए कि ये किसकी आवाज है। सरप्राइजिंगली ये एक औरत थी जो कि दोनों पर गन पॉइंट कर यहाँ आने का कारण पूछती है। अब जॉन को पता चला कि ये उसी वैज्ञानिक कोल की पत्नी लिंडा है, जिसके बारे में शाम को उसे कोनी ने बताया भी था कि वो भी इसी आइलैंड पर आने वाली है। तो अब जॉन के ये बताने पर कि वे पुलिस ऑफिसर्स हैं और वे यहाँ पर कोल की मौत की जांच करने आए हैं, तो लिंडा ने गन नीचे कर ली
उसने बताया कि जैसे ही उसे पता चला कि पुलिस को कोल की बॉडी मिली है तो वो तुरंत यहाँ आ गई, क्योंकि कोल उनकी बेटी के मिसिंग होने के बाद उसे भी छोड़कर आ गया था। मैग अब फिर से एक और बार पावर को शुरू करने के लिए नीचे चली आई, जहाँ की उसे अब एक बच्चे की डोल पड़ी मिलती है। अजीब बात कि जब वे पहले यहाँ आए थे तब ये डोल यहाँ नहीं थी, ऊपर से एक बच्चे की डोल यहाँ कौन लाएगा। तो वहीं ऊपर जॉन को भी याद आया कि जेकब तो अब तक उठा ही नहीं, और उसके कमरे में ना मिलने पर अब उसने उसे बाहर भी देखा, जहां जॉन को ऊपर वाले रूम की लाइट जली हुई दिखाई देती है। वहीं रूम जो कि पहले बाहर से लॉक्ड था और जॉन उसके बाहर से ही वापस आ गया था। तीनों अब जल्दी से भागकर वहीं चले गए। उन्होंने देखा कि जेकब तो अब वहां रखी एक मशीन में फंसा हुआ है, तो वे जल्दी से जेकब को बाहर निकाल उसे पूछने लगते हैं कि वो तो अपने कमरे में सो रहा था, तो वो यहाँ कैसे पहुँचा और ये मशीन क्या है। इसी बीच लिंडा ने ये भी नोटिस किया कि उसे इस मशीन से बने पोर्टल के अंदर से कई साल पहले उसकी मिसिंग हुई बेटी की आवाज आ रही है। अब तीनों जेकब को वापस नीचे लाकर पूछने लगते हैं कि वो ऊपर कैसे पहुंचा और उसने उस मशीन को शुरू कैसे किया। हालांकि अब जेकब को तो कुछ भी याद नहीं। उस इंसेक्ट के काटे जाने के बाद वो बिल्कुल बदल चुका था। वही लिंडा अब अकेली मशीन के सामने आ जाती है। मैग ने पीछे से आकर पूछा कि वो इस मशीन के बारे में जरूर से कुछ जानती है, क्योंकि इसे उसके पति कोल ने ही बनाया था। लिंडा ने हाँ में जवाब दिया और उसने रिवील किया कि असल में ये एक पार्टिकल कोलाइडर मशीन है, जिसे कि उसका पति पिछले कई सालों से बनाने की कोशिश कर रहा था। दरअसल उसका पति कोल हमेशा से जानना चाहता था कि हमारे यूनिवर्स के अलावा और भी यूनिवर्सेस हैं, और भी डायमेंशंस हैं, इसलिए उसने इस पार्टिकल कोलाइडर मशीन के बनाने पर रिसर्च शुरू कर दी, जिससे कि वो यूनिवर्स के स्पेस टाइम को चीरते हुए दूसरे डायमेंशंस में जा सके। लेकिन खुद उसे भी नहीं पता था कि कोल ने अपनी रिसर्च पूरी कर ली होगी। अब ये सब सुनने के बाद जॉन लिंडा को उसी पहले वाले रूम में ले जाते हैं, जिसमें कि कोल की रिसर्च के सारे साइंटिफिक पेपर्स रखे हुए थे। बाकी दोनों की तरह लिंडा भी इन वियर्ड सी ड्राइंग्स को देख अंदाजा लगाती है कि शायद से उसके पति कोल ने अपनी मशीन से उस दूसरे डार्क डायमेंशन में पोर्टल खोल दिया होगा, और ये ड्राइंग्स शायद से उन्हीं दूसरे डायमेंशन के जीवों की होगी, जो कि कुछ कुछ इंसानों जैसे ही दिखते हैं मगर बहुत भयानक हैं। अब तो यहाँ से जॉन और मैक को भी सब कुछ समझ आने लगता है, कैसे उनके यहाँ केबिन में आते ही उन्हें अजीब से जानवरों की आवाजें आ रही थी। दरअसल वे आवाजें उनके अपने यूनिवर्स की नहीं बल्कि उसी दूसरी डायमेंशन के जीवों की थी। उन्हें एक एक कर सब समझ आने लगा, कैसे इसलिए केबिन के अंदर का टेम्परेचर बाहर से बहुत कम था, क्योंकि शायद से उस दूसरे डायमेंशन में टेम्परेचर कम ही रहता होगा। तभी जॉन को एक लैपटॉप भी मिलता है जिसमें कि पासवर्ड लगा हुआ था, तो वो उसे खोल नहीं पाता कि तभी लिंडा चिल्ला उठी कि बाहर उसका पति कोल खड़ा हुआ है। अब तीनों जल्दी से भागकर बाहर गए और वे ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि ये तो सच में ही कोल था। वो भी बिल्कुल सही सलामत जीता जागता खड़ा हुआ था, लेकिन ये कैसे हो सकता है। तीनों ये सोचकर घबरा गए। अब वे कोल को अपने साथ अंदर लाकर उससे पूछने लगे कि उन्होंने तो पहले उसकी बॉडी देखी थी, वो तो मर चुका था, तो फिर वो जीवित कैसे हो गया। अब कोल बड़ी ही अजीब तरह से कहता है कि वो तो जीवित है, जरूर से वो बॉडी किसी और की होगी। अभी जॉन ने बताया कि उन्होंने उस बॉडी का डीएनए टेस्ट समेत बाकी सारे टेस्ट किए थे और वे सब 100% कोल से ही मैच कर रहे थे, यानी कि वो बॉडी कोल की ही थी, तो फिर वो जीवित कैसे हो सकता है। अब कोल ने कहा कि उनकी टेस्टिंग में जरूर कोई कमी रह गई होगी, वरना वो यहाँ कैसे होता। वो तो पिछले कई दिन से अपनी रिसर्च के लिए इस आइलैंड के दूसरे हिस्से में गया था और आज सुबह लौटने पर उसने उन सब को देखा। अब जॉन के उसकी मशीन के बारे में पूछने पर कोल ने बहाना बना दिया कि वो अभी उन्हें अपनी मशीन की डिटेल्स नहीं दे सकता। तो वहीं टाउन में कोनी, जो कि लगातार जॉन को कॉल करने की कोशिश किए जा रही थी, कि अब उसका ध्यान फिर से उसी इंसेक्ट पर गया और वो ये देखकर हैरान रह गई कि वो इंसेक्ट जो कि पहले मरकर जीवित हो गया था, अब इस जार में उसके अलावा एक और इंसेक्ट आ चुका है और वो भी मरा हुआ, यानी कि एक ही इंसेक्ट के दो हिस्से बन गए, जिनमें से एक मर गया और दूसरा जीवित है। यानी कि ऐसा ही कुछ कोल के साथ भी हुआ होगा। जो जीवित कोल अभी केबिन में सबके सामने है, उसी का एक और वर्जन मरा हुआ उनके टाउन में आ गया, यानी कि वे दोनों भी सेम एक ही कोल होंगे, बिल्कुल इसी इंसेक्ट की तरह। वहीं जेकब, जिसे कि पहले इंसेक्ट ने काट लिया था और फिर वो उस मशीन में चला गया, उसने नोटिस किया कि अब उसकी पूरी ही बॉडी अपने आप बदलना शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर के अंदर से कोई दूसरा जीव बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। जेकब का अपने शरीर पर कोई कंट्रोल ही नहीं था और थोड़ी देर बाद जब लिंडा उसे देखने आई तो उसने देखा कि अब तक जेकब का शरीर बदलना शुरू हो चुका है। उसने जल्दी से बाहर से जॉन और मैक को भी बुला लिया।
तीनों जेकब की बिगड़ती हालत को देख परेशान हो गए कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। अब मैग ने कहा कि इस जगह में जरूर से कुछ गड़बड़ है, सो उन सभी को कोल के साथ अभी इस आइलैंड से निकल जाना चाहिए। फिर वे टाउन में जाकर जेकब का इलाज करवाएंगे, साथ में वे कोल पर टेस्टिंग कर पाएंगे कि अगर असली कोल जिंदा है तो उन्हें बॉडी किसकी मिली थी। लेकिन अब बाहर आने पर उन्हें पता चला कि जिस बोट से वे इस आइलैंड पर आई थी अब वो बोट ही मिसिंग है, तो वे यहाँ से नहीं निकल सकते, यानी कि वे यहाँ पर फंस गए। वे निकलेंगे कैसे? जॉन का यहाँ से सीधा शक कोल पर गया, क्योंकि सुबह सबसे आखिर में वहीं बाहर से आया था। तो अब वो कोल को मारते हुए पूछने लगता है कि उसने उनकी बोट कहाँ छुपाई और वो है कौन। हालांकि कोल तो किसी साइको की तरह लगातार हंसते जा रहा था। उसने कहा कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो सब जॉन की सोच से भी ऊपर है, जिसके बाद जॉन उसे हथकड़ियों से बांध देता है ताकि वो कोई और नुकसान न कर सके। अभी लिंडा ने बताया कि उसने यहाँ आते हुए नोटिस भी किया था कि आज से कई महीने पहले इस आइलैंड के दूसरे किनारे पर एक शिकारियों का ग्रुप आया था, तो वे उनके कैंप में जाकर उनसे बोट मांग सकते हैं। अब जॉन और मैग लिंडा को यहीं छोड़कर ताकि वो कोल और जेकब पर नजर रख सके, दोनों उस कैंप को ढूंढने निकल गए। लेकिन अब कई देर बाद वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि यहाँ तो सभी शिकारियों को किसी ने बड़ी बेदर्दी से मार डाला था। उन सबके शरीर फटे हुए थे, जिसे कि देख जॉन और मैग डरकर वापिस से बाहर आ जाते हैं। वे समझ गए कि यहाँ जो कुछ भी है वो बहुत खतरनाक है। इसी दौरान वापिस भागते हुए मैग उल्टियां भी करने लगी, और जब जॉन उसे संभालने लगा तो मैग ने उसे रिवील किया कि वो असल में उसके बच्चे की प्रेग्नेंट है। ये बात वो उससे अब तक छिपा रही थी, इसलिए ही वो शुरू से उसे यहीं रोकना चाहती थी। लेकिन फिर जब जॉन नहीं माना तो उसने उसे सच्चाई नहीं बताई। तो वहीं केविन में लिंडा, जो कि जेकब का ध्यान रख रही थी, उसे आखिरकार कोल के लैपटॉप का पासवर्ड मिल ही गया और वो अब उस मशीन की सारी डिटेल्स देखने लगती है। उसने देखा कि कैसे कोल ने इस आइलैंड पर आने के बाद अपनी मशीन पूरी कर ली। उसने उस मशीन के जरिए एक पोर्टल भी खोल लिया, जो कि शायद से किसी दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता था। फिर कोल अलग अलग लोगों को लाकर झूठ बोलकर उस पोर्टल में भेज देता, और फिर हर कोई जो कि अंदर जाकर वापिस से बाहर आता उसकी हालत बिगड़ने लगती, बिल्कुल सेम वैसे जैसा कि अब जेकब के साथ हो रहा है। कोल कैमरा में अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में कहता भी है, कैसे उसने अपनी मशीन के जरिए एक डार्क डायमेंशन में पोर्टल खोल लिया है। वहाँ की दुनिया हमारी अपनी दुनिया से बहुत अलग है, वहाँ के जीव अलग हैं और वे बहुत खतरनाक हैं। इसलिए ही कोल अब आसपास के लोगों को चारा बनाकर उस पोर्टल में भेजकर देखना चाहता है कि अगर इंसान उस दूसरी डायमेंशन में जाए तो उनके साथ क्या होगा। कोल उस दूसरी डायमेंशन के जीवों के साथ संपर्क स्थापित करना चाहता था ताकि वे दोनों एक दूसरे की दुनियाओं के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सकें। फिर कोल ने उन शिकार करने आए सभी लोगों को झूठ बोलकर उस पोर्टल में भेज दिया, और आखिर में वो खुद भी अंदर चला गया। यानी कि जो कोई भी उस पोर्टल से दूसरे डायमेंशन में जाता है वहाँ के जीव उसकी बॉडी को इन्फेक्ट कर देते हैं ताकि वे उनके जरिए हमारी दुनिया में आ सके। वहीं चूंकि खुद उनका शरीर हमारे वातावरण को सह नहीं पाएगा तो वे हमारे शरीर का इस्तेमाल कर हमारी दुनिया में आते हैं और फिर खुद को पृथ्वी के एनवायरनमेंट के हिसाब से ढाल लेते हैं। और जब उनका प्रोसेस पूरा हो जाए तो वे इंसानी शरीरों की कॉपी कर पहले वाले ओरिजिनल वर्जन को मार देते हैं, जैसा कि पहले उस इंसेक्ट के साथ हुआ। यानी कि जिस कोल की बॉडी कहानी के शुरू में पुलिस को मिली थी वो ही असली कोल था, और जो कोल उन्होंने बाहर बांध रखा है वो उसी दूसरी डायमेंशन का कोई एक जीव है, और वो ओरिजिनल कोल की जगह लेकर यहाँ रहने लगा। लिंडा ने आगे भी देखा कि उनकी जो बेटी मिसिंग हो गई थी उस पर भी शुरू में कोल ने ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया था। वो कहीं मिसिंग नहीं हुई बल्कि कोल ने उसे गलती से दूसरे डायमेंशन में भेज दिया था। इसलिए ही कोल बाकी सब को छोड़कर इस आइलैंड पर आ गया ताकि वो अपनी बेटी को वापस लाने के लिए उस दूसरे डायमेंशन में एक परमानेंट पोर्टल खोल सके, और उसने ऐसा कर भी लिया। वो पोर्टल अब परमानेंटली खुल चुका है। हालांकि उस वक्त उसे अंदाजा तक न था कि उस दूसरे डायमेंशन के जीव कितने खतरनाक होंगे, वे हमें ही मारकर हमारी पृथ्वी पर आने लगेंगे। उसने गलती से डार्क यूनिवर्स के जीवों को हमारी पृथ्वी पर आने का मौका दे दिया। उसे कभी यूनिवर्स के स्पेस टाइम से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए थी। अब प्रेजेंट में लिंडा ये सब देखकर हैरान रह गई कि तभी उसने देखा कि बाहर से फेक कोल ने खुद को छुड़ा लिया है और वो दरवाजे को बंद कर उसे अंदर ही लॉक कर देता है। तो वहीं बाहर जॉन और मैग ने भी आकर देखा कि अब कोल बाहर बंधा हुआ नहीं है, उसने खुद को छुड़ा लिया। सो जॉन मैग को बाहर इंतजार करने का कहकर खुद गन के साथ अंदर चला गया। उसने देखा कि अब जेकब की बॉडी अपने आप खुलते हुए उसके अंदर से कोई दूसरा जीव निकल रहा है, जो कि अब अचानक से निकलकर जॉन पर अटैक करने लगा। इसलिए ही कहानी के शुरू में ओरिजिनल कोल की बॉडी में कोई बोन ही नहीं बची थी, क्योंकि वे दूसरे डायमेंशन के जीव इस पृथ्वी पर रहने के लिए इंसानों की बॉडी का इस्तेमाल करते हैं। वे इंसानी बोन्स और बाकी ऑर्गन्स का इस्तेमाल खुद सांस लेने के लिए करते हैं।
सो अब वो क्रीचर जो कि जेकब को मार उसकी बॉडी से निकला था, वो अब जॉन पर अटैक कर उसे भी मारने वाला था कि आखिरी वक्त पर मैग ने अंदर आकर उसे गोली मार दी और जॉन को बचा लिया। अब जॉन ने बताया कि उन्हें जल्द ही उस ऊपर वाली मशीन को नष्ट करना होगा और उस पोर्टल को बंद करना होगा, वरना तो ये क्रीचर्स पूरी पृथ्वी पर फैल जाएंगे और इंसानों को मार देंगे। उस वैज्ञानिक कोल की एक गलती से पूरी पृथ्वी पर खतरा आ गया। सो जॉन अब मैग को फिर से बाहर भेज खुद ऑयल लेकर मशीन को उड़ाने की तैयारी करने लगता है। तो वहीं लिंडा अब तक उस मशीन वाले रूम में पहुंच गई जहां की कोल बैठा था। लिंडा अब उसे जान से मारने उसकी ओर बढ़ने लगी कि तभी उसे अपनी बेटी दिखाई दी, वही बेटी जो कि कई साल पहले मिसिंग हो गई थी, और वो अब कोल को छोड़ गलती से अपनी बेटी के पीछे उस मशीन में एंटर कर गई, यानी कि अब वो भी नहीं बचेगी। तो वहीं बाहर जिस शिकारियों के ग्रुप को पहले कोल ने पोर्टल में भेजा था और वे जॉन और मैग को उस दूसरे कैबिन में मरे हुए मिले थे, अब तक उनके शरीर से भी क्रीचर्स बाहर आ गए और वे इस कैबिन पर आकर अटैक करने लगते हैं। मैग अब एक एक कर उन सबको गोली मारते जा रही थी, लेकिन उनकी संख्या उसकी उम्मीद से बहुत ज्यादा निकली और जब उसकी गोलियां खत्म होने वाली थी तो वो अंदर चली आई। उसने अंदर आकर देखा कि अब लिंडा भी बदल रही है, तो मैग को ना चाहते हुए भी उसे भी गोली मारनी पड़ी। तो वहीं ऊपर जॉन कोल से लड़ रहा था क्योंकि कोल का क्लोन नहीं चाहता कि जॉन इस मशीन को उड़ाकर उनकी दुनिया और पृथ्वी के बीच इस पोर्टल को ही खत्म कर दे, जिसमें आखिर में घायल होने के बावजूद जॉन कोल को फाइनली मारकर बेहोश कर देता है और उसने आखिरकार मशीन पर गैस डालकर उसे जला ही दिया। वो मैग को चिल्लाकर कहता है कि वो जल्दी से बाहर भाग जाए क्योंकि अब यहाँ बहुत बड़ा धमाका होगा। उसने पूरे घर में ऑयल डाल रखा है ताकि इस मशीन के समेत सारे रिसर्च पेपर्स भी जल जाएं और फिर कभी कोई इस मशीन को न बना सके। हालांकि अनफॉर्चुनेटली अब मैग तो बाहर निकल गई, मगर जॉन को घायल कोल बाहर नहीं जाने देता और उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। पूरे कैबिन के साथ वो मशीन भी डिस्ट्रॉय हो गई और वो पोर्टल बंद हो गया। साथ के साथ बाहर मौजूद वे सारे क्रीचर्स भी मारे गए, मगर इन सब के लिए जॉन ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। अब यहाँ आखिर में सिर्फ मैग ही जीवित बची है। जॉन ने फाइनली खुद को सैक्रिफाइस कर उस मशीन और सारे डॉक्यूमेंट्स को नष्ट कर दिया, जिससे कि अब उनकी दुनिया और उस डार्क डायमेंशन के बीच पोर्टल बंद हो चुका है। अब धीरे धीरे इस घटना को कई हफ्ते बीत चुके हैं। उसी टाउन में अब कोनी मैग से मिलने आई, जो कि उसे जॉन का बचा हुआ सामान देने आई थी, उसकी एक आखिरी निशानी के रूप में। वही मैग जो कि अकेले उस आइलैंड पर जीवित बची थी, वो कैसे भी करके इस टाउन तक पहुंची गई, लेकिन वो कैसे ये उसने कभी किसी को नहीं बताया। तभी सरप्राइजिंगली अब कैनी के वापस लौटते ही मैग उस सारे जॉन के सामान को जला देती है। वहीं साथ में मैग की दूसरी बॉडी पड़ी थी, यानी कि ये मैग भी रियल नहीं बल्कि वही डार्क डायमेंशन वाला कोई दूसरा क्रीचर है। उस दिन जब वो अकेली बच गई थी तो एक आखिरी बचे घायल क्रीचर ने उसे भी इन्फेक्टेड कर दिया, यानी कि अब मैग और उसके पेट में पल रहा बच्चा वे दोनों इस दुनिया से नहीं बल्कि दूसरी डायमेंशन से है, जो कि अब इंसानों के बीच रहने लगेंगे और वे फिर से अर्थ और डार्क डायमेंशन के बीच पोर्टल खोलने की कोशिश करेंगे ताकि वे पूरी पृथ्वी को कब्जा सकें। और इसी शॉकिंग एंडिंग के साथ ये पूरी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो और एंड ट्विस्ट आपको कैसा लगा कमेंट्स में अपनी राय बताते जाएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए। थैंक यू।